वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड स्पेशली नाइट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, उसकी सभी रिएक्शंस और सभी उसकी प्रॉपर्टीज़ हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के डिफरेंट जो ऑक्सीजन के साथ एसिड्स बनते हैं, वो एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, दैट आर कॉल्ड द ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2। ऐसे ही और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे कि हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, हाइड्रोक्सिलिक एसिड H4N2O4। ये सभी एसिड्स हैं, बट इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्टेबल यही दोनों हैं, नाइट्रस एंड नाइट्रिक। जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ओनली है नाइट्रिक एसिड, जिसमें कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +5। ये एक वीक एसिड होता है बट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। सो नाइट्रिक एसिड की अगर हमें लैब प्रेपरेशन करनी हो, लैब में अगर हमें इसे प्रिपेयर करना हो, तो हमें क्या करना होगा, सोडियम का कंपाउंड यूज़ करना होगा NaNO3। इसमें हमें ऐड करना होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको हमें हीट करना पड़ेगा 423 से लेकर 475 केल्विन के बीच। तो इससे क्या होगा, सोडियम का एक बायोसल्फेट बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस बन जाएगा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज़ द लैब प्रेपरेशन फॉर द नाइट्रिक एसिड। Similarly, manufacturing of the nitric acid, that is the Ostwald's process। नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को अब आपको ध्यान से देखना है, सिंपल सी प्रोसेस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, हमें ऑक्सीडेशन करनी है अमोनिया की बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा कैटलिस्ट। एटलिस्ट यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम एंड रोहनियम गोज। ठीक है, एट 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर। अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO फॉर्म हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसमें एंथैल्पी चेंज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है, देन नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके आगे बन जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व्स इन वाटर टू गिव द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे, दैट गिव्स अस द नाइट्रिक एसिड एंड NO, दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे कि दोबारा से हम सेकेंड स्टेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो NO इज रिसाइकल्ड एक्वस HNO3 को हमने क्या करना है, कंसनट्रेटेड बनाने के लिए उसकी हमें करनी पड़ेगी डिस्टिलेशन अप टू 68% तक हम उसको बना सकते हैं। इसके आगे अगर हमें 98% एसिड बनाना हो, तो हमें इसकी डिहाइड्रेशन करवानी पड़ती है विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है अबाउट द ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड। तो ये काफ़ी इजी है, प्लीज़ इसे नोट डाउन करें, इसके नोट्स बनाने हैं आपको साथ साथ में। कोई भी स्टेप और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रिक एसिड। दिस इज़ प्योर जो होता है एसिड, प्योर इज द कलरलेस लिक्विड। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 355.6 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 231.4 केल्विन। ठीक है, इन लैब में 68% मास का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो एसिड होता है वो 68% कंसनट्रेशन वाला होता है, और मोस्टली उसमें एक इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नॉर्मली आप जब भी लैब में देखेंगे HNO3 को, अगर तो वो न्यू बोतल होगी तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते रहते हैं या फिर उसे वहाँ पर ही स्टोर कर रखते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद ओपन होने के बाद बोतल, तो उसका रंग धीरे धीरे येलो में चेंज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड।
जिसमें कि डिजोल्ड NO2 हो, उसे हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। दिस हैज़ द कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन एंड प्रोड्यूसेस पेनफुल ब्लिस्टर, एंड ये स्किन को येलो कर देता है। ठीक है, ये हम आगे बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रिक एसिड। देन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला इसका हमारे पास आएगा एसिडिक करेक्टर। ठीक है, सो ये सल्फ्यूरिक एसिड या और एसिड्स के मुकाबले काफ़ी वीक होता है। ठीक है, बट नाइट्रोजन के एसिड्स में से ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, HNO3 एक्वस सोल्यूशन में जाकर अपना जो है वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन बनाएगा एंड आल्सो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, नाउ एक्शन ऑन मेटल्स। मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, बाकी सभी जो होते हैं एसिड्स उनसे कुछ डिफरेंट एक्शन होता है इसका। ठीक है, सो मेटल्स को हम सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर। हमें याद होगा जो एक्टिविटी सीरीज होती है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो उससे लो एक्टिविटी वाले होते हैं। तो हमने पहले सेलेक्ट किए हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, सो ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो इनकी रिएक्शंस को प्लीज़ ध्यान से नोट डाउन करना है, साथ में ही नोट डाउन करें तो ये इसका बेस्ट वे होगा, आपको याद भी हो जाएंगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो प्लीज़ साथ में ही कॉपी पेन उठा लें और इन्हें नोट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 विद जिंक। ठीक है, जिंक रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, जिंक नाइट्रेट एंड 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स। ठीक है, ओके। देन these two nascent hydrogen reacts with another molecule of the nitric acid HNO3 and reduces it। ठीक है, तो HNO3 की रिडक्शन हो रही है, यानी ये खुद क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रिडक्शन होकर क्या बनेगा, NO2 दैट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, अगर हम यूज कर रहे हैं कंसनट्रेटेड HNO3 तो हमारा रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर थी +5 HNO3 में, यहाँ पर बन गई है +4। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखना है, अगर है कंसनट्रेटेड HNO3 तो NO2 बनेगा, पहले बनेगा नाइट्रेट, बाद में जो नेसेंट हाइड्रोजन HNO3 के साथ ही रिएक्ट हों। ओके, नेक्स्ट इज द, जब हम डिल्यूट यूज़ करेंगे तो डिल्यूशन के साथ क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ज़्यादा डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो पहले सिमिलर एक्शन है, ठीक है, सेम टू सेम जिंक नाइट्रेट 2 हाइड्रोजन बाहर आ रहे हैं, बट बाद में क्या होगा, डिल्यूट एसिड होने के कारण यहाँ पर N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O बन जाएगा रिडक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट और भी ज़्यादा चेंज हो गई है, +1 बन गई है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, यहाँ पर थी +5। सो मोर डिल्यूशन मोर एक्सटेंट ऑफ द रिडक्शन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस आप लोगों को ध्यान से देखना है, NO2 और N2O का डिफरेंस है, बाकी बैलेंसिंग में चेंज हो जाएगा खुद ब खुद। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आता है रिएक्शंस को बैलेंस करने का, वो भी आप यूज़ कर डायरेक्टली रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे हम उसकी एग्जांपल भी एक्सप्लेन करते हैं। आल्सो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ बैलेंसिंग की वीडियो। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन रिएक्शंस की बैलेंसिंग करने में। तो ये तो था जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, हमने ओनली जिंक की एग्जांपल किया। आप बाकी एग्जांपल्स खुद बनाएं या फिर किसी भी रेफरेंस बुक में से रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिंक की ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेटल्स विच आर द लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैन द हाइड्रोजन, यानी कि कॉपर, बेरिलियम, कॉपर, बिस्मिथ, मरकरी एंड सिल्वर। नेसेंट हाइड्रोजन नॉट लिबरेटेड, तो ये बात आपको याद रखनी है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, उनमें से नेसेंट हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। ठीक है, सो रिएक्शन विद द कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 विद द कॉपर, तो सबसे पहले HNO3 जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में NO2 ही बनाएगा,
अगर है कंसनट्रेटेड तो हमेशा NO2 ही बन रहा है। और साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकली है। ये नेसेंट ऑक्सीजन और HNO3 कॉपर के साथ रिएक्ट होकर कॉपर नाइट्रेट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो जो अल्टीमेट हमारे जो एंड प्रोडक्ट्स तो सेम ही बन रहे हैं, बट रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ अलग है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट वहाँ पर भी क्या बने थे, नाइट्रेट एंड NO2 एंड वाटर, वो सभी सेम है। तो आपने अगर एंड रिजल्ट को याद रखना है तो काफ़ी इजी है, चाहे आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है वो लोअर एक्टिविटी वाला यूज़ करें, चाहे आप जिंक करें, चाहे आप कॉपर करें। ठीक है, दोनों के केस में सेम प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम डिल्यूट के साथ करते हैं तो चेंज होगा। डिल्यूट के साथ क्या होगा, डिल्यूट के साथ हमारा कॉपर प्लस HNO3 डिल्यूट, तो इस बार जो वहाँ पर बना था N2O, यहाँ पर बनेगा NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट हमारे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन की हैं। एक्शन ऑन द मेटल्स यानी कि जिंक एंड कॉपर के साथ, एक बार हमने यूज़ किया है डिल्यूट HNO3, एक बार हमने यूज़ किया है कंसनट्रेटेड HNO3। सभी की रिएक्शंस को प्लीज़ सोल्व करें, उनमें डिफरेंस को याद रखें, क्या क्या डिफरेंस है। कॉपर नाइट्रेट ऐसे ही जिंक नाइट्रेट तो दोनों जगह सेम बन रहा है। चेंज क्या हो रहा है, कौन सा ऑक्साइड बनेगा नाइट्रोजन का। कंसनट्रेटेड के केस में दोनों साइड पर सेम है। डिल्यूट के केस में क्या था, डिल्यूट के केस में अगर यूज़ करेंगे जिंक तो बनेगा N2O। ठीक है, अगर हम यूज़ करेंगे कॉपर तो बना है NO। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आप कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली इन्हीं दोनों पर ही रिएक्शंस पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इन रिएक्शंस को सोल्व कर देखें। बाकी इन रिएक्शंस को याद रखने का बेस्ट वे क्या है कि आप इस एंड रिजल्ट को याद रखें, कौन कौन से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं, और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ इनकी बैलेंसिंग करते हैं। सिंपल सा काम है। ठीक है, ओके। सो एक्शन ऑफ नोबल मेटल्स, एक्शन ऑन नोबल मेटल्स। ठीक है, एक्शन ऑन नोबल मेटल्स क्या होते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो कि किसी भी चीज़ के साथ नहीं रिएक्ट करते, बट वो एक्वा रिजिया के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एक्वा रिजिया क्या होता है, मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl इन 1:3, 1 part of the HNO3, 3 parts of the HCl, बोथ आर द कंसनट्रेटेड। इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, जिसमें से कि नेसेंट Cl निकलती है, नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन बाद में गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कर कर उनके क्लोराइड बना देती है। दिस इज द प्लेटिनम PtCl4। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक और कंपाउंड बनता है, दैट इज़ द नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड वाटर एंड द नेसेंट क्लोरीन। इसको जब हम हमारे नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये उनके क्लोराइड्स बना देता है। ठीक है, सो आल्सो देयर इज अ एक्सेप्शन फॉर द आयरन, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम बिकम पैसिव इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड HNO3। पैसिव होने का मतलब उनकी रिएक्टिविटी रुक जाती है, क्योंकि उनके ऊपर एक ऑक्साइड्स की फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है, उनके ऊपर एक ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, जिसके कारण के ये सभी मेटल्स जो हैं वो पैसिव बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड HNO3। एंड आल्सो इसके बाद एक और एक्शन होगी जो आप लोगों को इसमें खुद इंक्लूड करनी है, मैग्नीज विद वेरी डिल्यूट HNO3। जब इसके साथ हम वेरी डिल्यूट HNO3 यूज़ करते हैं अबाउट 1%, तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, क्योंकि मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट होता है, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हमें वेरी डिल्यूट HNO3 यूज़ करना पड़ता है अगर हमें हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवाना है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि हाइड्रोजन जो बनती है नेसेंट, वो बाद में ऑक्सीडाइज होकर वाटर में चेंज हो जाती है, तो इसके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये रिएक्शन आप लोगों को खुद रीड करनी है, खुद साथ में नोट डाउन कर लेनी है। ओके, सो नेक्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अब हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं। एक्शन ऑन मेटल्स हो गया, अब थर्ड पार्ट है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so this in the concentrated form produces NO2 and साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। कॉपर के केस में जो था वही सेम रिएक्शंस हैं, एंड डिल्यूट केस में NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड विद नेसेंट ऑक्सीजन। तो जो आपने कॉपर के केस में ऊपर रिएक्शंस रीड की हैं वही सेम रिएक्शंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है वही सेम रिएक्शंस हैं। अगर आपने नोट डाउन की होगी तो आपको यहाँ से इसके बारे में जानकारी हो गई होगी।
अब हमें इनका यहाँ पर एक्शन देखना है ऑन द डिफरेंट कंपाउंड। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ द नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है कि डिल्यूट एसिड का उन पर कोई एक्शन नहीं होता। कंसनट्रेटेड एसिड के साथ क्या होता है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये सभी ऑक्सीडाइज होकर अपने अपने ऑक्सी एसिड्स बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन से आयोडिक एसिड, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड। तो यही हमें याद रखना है, यहीं से हम इन रिएक्शंस को सीख सकते हैं। ठीक है, तो इनके दो वे हैं, मैं आपको दोनों वेज के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला तो जैसे हमने ऊपर रिएक्शंस को किया था कि रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कंसनट्रेटेड क्योंकि नॉन मेटल है। ओनली कंसनट्रेटेड का ही एक्शन होगा, डिल्यूट का कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओनली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो कंसनट्रेटेड है तो NO2, H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट होकर CO2 बनाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी एंड रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो बाकी सभी रिएक्शंस यहाँ पर आपके सामने हैं। सल्फर S8 से सल्फ्यूरिक एसिड बना है, NO2 बनी है, वाटर बना है। आयोडीन से आयोडिक एसिड बना है, NO2 बनी है, बाकी सेम है। फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड, NO2 एंड वाटर बना है। अब इन रिएक्शंस को याद कैसे रखना है, ठीक है, अब इन रिएक्शन को याद रखने का मैं आपको वे बताता हूँ। इनकी बैलेंसिंग मेनली हमने कैसे करनी है। सो हाउ टू बैलेंस दीज रिएक्शंस, यूज़ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम एक एग्जांपल याद रखते हैं, यूज़ करके देखते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सल्फर से क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड साथ में NO2 एंड वाटर, इतना तो याद रख ही सकते हैं ना। ओनली रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को याद रखें तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को अप्लाई करते हैं बैलेंसिंग के लिए। सो दिस इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ हम एक एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिखा है, अभी सल्फर की रिएक्शन करवाई HNO3 के साथ, H2SO4 एंड NO2 एंड वाटर बना। ठीक है, हमें बैलेंसिंग अब ध्यान से देखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का मतलब होता है सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखें। सल्फर की 0 होगी, एलिमेंटल स्टेट है। HNO3 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, H2SO4 में सल्फर की है +6 और NO2 में जहाँ पर N की है +4 एंड साथ में है वाटर। ठीक है, क्या होगा कि हमें ये देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या आ रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ये चेंज होकर बन रहा है +4। ठीक है, इसमें डिक्रीज़ आया है बाय 1, अभी इतना याद रखें। ठीक है, दूसरी साइड पर सल्फ़र का है 0 और यहाँ पर है 6, तो इंक्रीज़ आया है बाय 6। ठीक है, अब सल्फ़र के एटम्स हैं 8, हमें पर एटम सोल्व करना होता है। ठीक है ना, तो एटम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 × 8 ये बन गया 48। ठीक है, ओके, ये पता चल गया क्योंकि यहाँ पर 8 एटम्स थे। अब यहाँ पर 48 का इंक्रीज़ है बट डिक्रीज़ तो था ओनली बाय 1, तो हमने 48 को इसको भी मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 48। तो दोनों साइड पर सेम हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। तो 48 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ हुआ है, यानी कि इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, यानी कि HNO3 के साथ। तो हमने HNO3 के साथ 48 को मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो यहाँ से हमारा जो बेसिक था स्टेप, जो हमारा मेन स्टेप था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस साइड के अकॉर्डिंग दूसरी साइड पर एटम्स की बैलेंसिंग करनी। तो अब आपको ध्यान से देखना है, सल्फ़र है 8, यहाँ पर है ओनली 1, इसके आगे 8 लगा दें। यहाँ पर N है 48, तो यहाँ पर भी N हम लगाएंगे 48। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको एंड में बैलेंस करने हैं, यानी कि आपको हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं करनी है, जब आपका एसिडिक मीडियम है वो खुद ब खुद ही बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी नाइट्रोजन एंड सल्फ़र बैलेंस हो गई है, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ठीक है, सो 48 × 3 यहाँ पर हैं टोटल हमारे पास ऑक्सीजन्स जो हैं वो है 144। ठीक है, 144 हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8 × 4 हैं 32 प्लस हैं 48 × 2 यानी कि 96। तो इसमें हमें और कितनी ऑक्सीजन्स यहाँ पर ऐड करनी होगी, 60। तो यहाँ पर हमें 16 और चाहिए ताकि 144 हो, तो हम वाटर को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन्स को भी देख सकते हैं बट वो खुद ब खुद ही बैलेंस हो जाएंगी। तो ऐसे आपको रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न दीज रिएक्शंस। जितनी भी रिएक्शंस हुई हैं अभी तक, जिंक के साथ हो, कॉपर के साथ हो, चाहे नॉन मेटल्स के साथ हो, सल्फ़र के साथ हो, चाहे हो फॉस्फोरस, चाहे हो आयोडीन,
सभी में आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ बैलेंसिंग कर कर सोल्व कर कर देखें तो इसके साथ आप रिएक्शन को ईजिली याद रख सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये रिएक्शंस के जो यहाँ पर कोफिशेंट्स हैं इनको याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो प्लीज़ इन्हें बैलेंस करना सीख लें, ये रिएक्शंस पेपर में बहुत बार आती हैं और नाइट्रिक एसिड का टॉपिक आपको सिलेबस में भी कंप्लीट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से ध्यान से रीड करें, ठीक है, क्योंकि बाकी टॉपिक अगर रिमूव हो रहे हैं तो इसी से ही पेपर आपका बन सकता है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सम कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के केस में भी हमें सेम टू सेम ही करना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की ऑक्सीडेशन होकर बन जाता है सल्फर, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग भी आप लोगों को ऐसे ही करनी है सिमिलरली। कंसनट्रेटेड है तो NO2, डिल्यूट के साथ करेंगे तो NO बनेगा, ठीक है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होकर सल्फ्यूरिक एसिड, एंड डिल्यूट के साथ वाटर भी यूज़ होता है, फिर भी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो प्लीज़ इनकी बैलेंसिंग सोल्व करें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फेरस सल्फेट से बनता है फेरिक सल्फेट यानी कि Fe2 पॉजिटिव से Fe+3, ठीक है ना, 3 पॉजिटिव। सो नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है, यहाँ पर है फेरस सल्फेट जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को भी साथ में ही रिएक्ट करवाता है, क्योंकि सल्फेट्स हैं इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड भी बीच में यूज़ होगा ऑक्सीडाइज होकर। ये है फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला। तो साथ में है वाटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ रिएक्शंस को सोल्व करना है, सोल्व किए बिना ये आपको बिल्कुल नहीं आने वाली, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फील होगी। अगर आपने सोल्व की हैं तो आपको काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। डिल्यूट के साथ NO बनेगा, बाकी रिएक्शन हमारी सेम चलेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ सीखी हैं, कुछ रिएक्शन आपने जो है वो मैकेनिज़्म के साथ सीखी हैं। ये रिएक्शन आपको मैकेनिज़्म के साथ ही अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी साथ में यूज़ हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ बैलेंसिंग करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। So these are the reactions. This is the oxidizing action of the nitric acid. इसके बाद आता है एक्शन ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर कर ये उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे कि सक्रोस यानी कि केन शुगर को ऑक्सीडाइज कर कर ये ऑक्सैलिक एसिड बना देगा, साथ में NO2 बाहर निकालेगा क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कंसनट्रेटेड। और ऐसे ही ये बेंजीन की ऑक्सीडेशन कर कर उसको बनाता है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं, बेंजीन की होती है नाइट्रेशन। बेंजीन का स्पेशल केस है, बेंजीन की नाइट्रेशन होती है, ये आप ऑर्गेनिक में रीड करने वाले हैं। नाइट्रेशन मतलब इसके ऊपर NO2 जुड़ जाता है, यानी कि हम क्या बना लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ओके। सो आल्सो नाइट्रिक एसिड अटैक्स द प्रोटीन्स जो हमारी स्किन में होते हैं, गिविंग येलो नाइट्रो कंपाउंड कॉल्ड द ज़ैंथोप्रोटीन, ठीक है। ये येलो बना देता है हमारी स्किन में प्रेजेंट प्रोटीन्स को, इसीलिए ये स्किन एंड जो वूल होती है उसको येलो कर देता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में प्रेजेंट नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देख लेते हैं। दिस इज़ द नाइट्रेट आयन NO3। अगर आपको नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर आती है तो आपको यही ड्रॉ कर देनी है। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देना है। सो दिस इज़ द NO3 नेगेटिव आयन। इसकी अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो N पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और 2 ऑक्सीजन्स पर आएगा नेगेटिव नेगेटिव, एक ऑक्सीजन के साथ बनेगा डबल बॉन्ड, 2 के साथ बनेंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को ही इंटरचेंज करना है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, और ये टोटल बन जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। सभी जगह पर डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट होता है। आप यहाँ पर डॉटेड लाइंस के साथ एक बॉन्ड को शो करें, ठीक है, इस एक बॉन्ड को आपको डॉटेड लाइंस के साथ करना है। सो दिस इज़ द नाइट्रेट आयन, ठीक है। नाउ नाइट्रेट आयन के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैब में उसकी डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्राउन रिंग टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम रीड करते हैं, इसके बारे में कुछ इसको कैसे परफॉर्म करना है और इसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं। सो एड dilute sulfuric acid solution, freshly prepared dilute sulfuric acid dilute FeSO4 ferrous sulfate solution to
एक्वस सोल्यूशन ऑफ द नाइट्रेट आयंस, कोई भी नाइट्रेट आयंस है आपके पास उसमें आपको ये फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करना है। देन ऐड द कंसनट्रेटेड H2SO4, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्यूब। ये मान लीजिए आपकी ट्यूब है, ठीक है, इसकी आपको साइड्स में से यानी कि यहाँ से आपको ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करना है ताकि यहाँ से स्लाइड होकर इसके बीच में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जाए, यहाँ से स्लाइड होकर, ताकि जो रिंग बने वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। देन ब्राउन रिंग फॉर्म इन द इंटरफेस ऑफ द सोल्यूशन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सोल्यूशन की इंटरफेस में यहाँ पर एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर बनेगी ब्राउन कलर की एक रिंग, जिसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे, हिलाएंगे, तो वो रिंग बीच में डिसॉल्व हो जाएगी। इसीलिए साइड्स ऑफ द वॉल से ही सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है, ठीक है। सो इसमें ये रिएक्शन क्या होती है, क्यों बनती है ब्राउन रिंग, क्योंकि सबसे पहले होता है फेरस सल्फेट एंड द नाइट्रेट आयन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सभी रिएक्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फेरिक आयंस बनाते हैं। ये फेरिक आयंस जो होते हैं Fe3 पॉजिटिव नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज द ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड द पेंटा यानी कि 5 पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल ए आयरन 2 आयन, ठीक है। दिस इज द ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स जिसके साथ के रिंग शेप हमारी बन जाती है, इसके साथ हम नाइट्रेट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सभी वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।